एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी एम रेलवे में। आज हम बायोलॉजी का हमारा क्लास नंबर 1 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, हमने जो जनरल नॉलेज की पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है मात्र 239 रुपीज़ में, और उसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज है बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं खरीदी तो खरीद लेना, क्योंकि जो इसमें डेटा है, कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और आपको एग्जाम में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं बता दूं आपको, जो बायोलॉजी है, लाइफ साइंस, जनरल साइंस का एक पार्ट आता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हमारा जो बायोलॉजी जो है अराउंड 30 आवर्स का है। ठीक है, 30 घंटे लगेंगे पूरा इसको कंप्लीट करने के लिए। कैसा है ना, इसके 15 मार्क्स का ये पूरा कंटेंट पूछा जा रहा है बायोलॉजी से ही, तो इसको आप अगर आप स्किप करोगे तो आप काइंड ऑफ भूल ही जाओ कि पेपर या फिर रैंक में आ पाओगे, जो मेरिट जो लिस्ट लगती है उसमें आ पाओगे। क्योंकि जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसको करना ही करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, DFCCIL, उसको अच्छे से करना है आपको। नेक्स्ट थिंग हमारा एप्टीट्यूड है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपने भूल के भी अगर भूल गए तो फिर भूल हो जाएगी, समझ लेना। ठीक है, समझने वाले समझ जाते हैं और वो लोग अच्छे से करते हैं। अभी मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL के क्लासेस ले रही हूँ, आप लोग को कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। बाद में जब अगर आपको घुमाकर क्वेश्चंस बनेंगे, आपको नहीं आएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ गूगल से पढ़कर कर लूँगा एंड ऑल, वो नहीं होता है। मैंने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रखे हैं। और अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी है अभी तक तो टेस्ट सीरीज़ खरीद लेना textbook.com से, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ लगाना मस्ट है। मेरा कोड यूज करना CTMV7N। कौन सा कोड है मेरा? सारा कैपिटल में CTMV7N। 10% तुरंत ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अपने पैसे बचाना और इस टेस्ट सीरीज को लेना ही लेना है। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास बायोलॉजी की कोई भी बुक होगी चल जाएगी, बस आपने क्या करना है, मेरी क्लासेस अच्छी से करना है और उस बुक से रिवीजन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो है, हम उसको 10th स्टैंडर्ड तक जो है बायोलॉजी कहते हैं। फिर जैसे ही 10th स्टैंडर्ड के बाद हम जब +1 एंड +2 में जाते हैं, 11th 12th में होते हैं, तब उसे लाइफ साइंस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे लाइफ साइंस कहा जाता है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो एक्रोनिम हम कहेंगे वो बायोस प्लस लोगोस से बना हुआ एक ग्रीक वर्ड है ये। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको लॉजी वर्ड लगकर आया, ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ अगर लॉजी है, ठीक है, लॉजी है, इसका मतलब क्या है? स्टडी। उस चीज की स्टडी करना, उसको लॉजी उसके साथ जो हम जोड़ देते हैं। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ किस किस चीजों में है? लाइफ किस किस चीज़ों में लाइफ है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स मतलब हमारे पेड़ पौधे, इनमें जान है ना, जान है। तो हमें बायोलॉजी में प्लांट्स के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें जो हमारे एनिमल्स है, खुद हम एक एनिमल है तो हमें हमारे बारे में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जितने भी एनिमल्स है, नॉन एनिमल्स, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो भी जिंदा होते हैं ना, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, ये क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एक बात, क्लासेस ना अच्छी लंबी ड्यूरेशन की चलेगी। ऐसा मत सोचिए कि 15-15 मिनट में मैं पढ़ाऊंगी तो हो जाएगा, फिर तो बेड़ा गर्क है, पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो मेरा क्लासेस ना लंबा लंबा चलेगा। ऐसे मत सोचिए कि बायोलॉजी की क्लासेस मैम जल्दी जल्दी निपटा देगी, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वायरस के बारे में मैं कुछ आपको बात बताना चाहूंगी। अभी फिलहाल वायरस के बारे में आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। वायरस है ना, कैसे होता है? सपोज आपके घर में कोई मेहमान आया है, ठीक है, तो वायरस, वो मेहमान का नाम क्या है? वायरस है। तो वो आपके घर में तो आ जाता है, घर में आप उसको जो जो खाने को देते हैं वो खा लेता है। फिर जब आप खाने का सब कुछ खत्म जब हो जाता है तो वो पूरे घर को खा लेता है। तो इसको क्या कहते हैं? वायरस को एक्चुअली पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट मतलब वो चीज जो अपने होस्ट को ही अंदर खत्म कर दे, जिसकी हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वो बंदा हमें ही खा ले, इस तरह से। ठीक है, वायरस। और वायरस की एक खासियत है कि ये डेड चीज़ों पे डेड होता है। मतलब सपोज अगर किसी डेड बॉडी पर, ठीक है, अगर किसी डेड बॉडी पर कोई वायरस बैठा हुआ है तो वो डेड ही होगा। आपको एक कहानी की तरह मैं इसको समझाती हूँ। सपोज ये कोई डेड बॉडी है, किसी कुत्ते की डेड बॉडी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है, किसी एनिमल की डेड बॉडी है। इसके ऊपर मैंने क्या किया? बैक्टीरिया छोड़ दिया।
देन फंगस छोड़ दिया और मैंने छोड़ दिया है वायरस। ठीक है, 2 दिन बाद मैं वापस आई तो मुझे ऐसा लगा कि जो एनिमल की बॉडी है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम दिख रही है। ठीक है, मतलब लाइक कि कुछ उसका हिस्सा खत्म हो चुका है। तो मैंने पूछा कि भाई वायरस तूने खाया? तो वायरस कहता है नहीं मैंने नहीं खाया। बैक्टीरिया और फंगस से पूछो। तो मैंने बैक्टीरिया एंड फंगस से पूछा तो बैक्टीरिया एंड फंगस बोले कि हाँ मैम मैंने खा लिया। तो क्यों खा लिया? क्योंकि हम खाते हैं डेड बॉडी, मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म, इसीलिए बैक्टीरिया और फंगस को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर कहा जाता है। आपने पढ़ रखा होगा ये। तो वायरस जो है देखो बच्चों, डेड मटेरियल, डेड ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग विच इज डेड, ठीक है, जिसमें जान नहीं है वहां पर ये खुद एक डेड होता है, एक डेड बॉडी की तरह पड़ा रहता है। जैसे ही ये किसी सेल के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही इसे कोई जान मिलती है, जान वाली चीज मिलती है, जैसे कोई इंसान का ही हाथ लग जाए उसके ऊपर, जैसे ही हमारा हाथ उसको लग जाता है तो वो हमारी सेल के कांटेक्ट में आ जाता है और वो फिर जिंदा हो जाता है और वो सारी चीजें जितना भी उसको उसके जिंदगी के लिए जरूरत होती है वो हमसे लेता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वायरस इतना डेंजरस क्यों होता है। अभी जो हमारा कोरोना वायरस है वो आरएनए बेस्ड वायरस है। एक्चुअली ये डीएनए बेस्ड एंड आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं, लेकिन ये जो है आरएनए बेस्ड वायरस है। एचआईवी भी जो है आरएनए बेस्ड वायरस है। ये लोग क्या करते हैं, ये वायरसेस अपना जो है शेप चेंज करने का एक इनमें क्या कहते हैं काइंड ऑफ खूबी होती है, इसलिए इसका वैक्सीन इतनी जल्दी बन नहीं पाता है। ठीक है, तो वायरस के बारे में मैंने ये बता दिया आपको। प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। और जो एनिमल्स की स्टडी होती है उसे कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। हम कुछ ब्रांचेस और उसकी स्टडी देखते हैं। देखो जैसे सेरिकल्चर, अब एक वर्ड है ना, मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी वर्ड के पीछे लॉजी लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस चीज की स्टडी। और किसी भी वर्ड के पीछे अगर कल्चर लग जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कल्चर आ गया ना, सेरिकल्चर, तो कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन करना, उसका जो है प्रोडक्शन करना। जैसे सेरिकल्चर माने सिल्क का कल्टीवेशन करना, सिल्क का प्रोडक्शन करना। सिल्क एक्चुअली बनता कैसे, इसका प्रोसेस देखो, यहाँ पर देखो होता क्या है। मलबेरी ट्री, जो हमारा शहतूत का ट्री जो होता है, उसके पत्तों पर एक जो है ये एग डाला जाता है। ठीक है, एग जो है इस कीड़े के द्वारा एग दिया जाता है, अंडा होता है वो। फिर वो जो है सेकेंड स्टेज में आता है लार्वा, थोड़ा सा वो बड़ा होता है, लार्वा के स्टेज में आता है। लार्वा के बाद ना वो एक कोकून में प्यूपा। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सिल्क जो बनता है, ठीक है, सिल्क जो बनता है, जो बॉम्बे मॉरिक्स बनाता है, वो कौन सी स्टेज में एक्चुअली बनता है? तो वो यहाँ ये स्टेज पर बनता है। ये प्यूपा के अंदर ना, ये जो प्यूपा होता है ये कोकून के अंदर होता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि अपने कोकून से बाहर निकल, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल, इस तरह की वर्डिंग यूज की होगी आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ वगैरह, या फिर कभी किसी सेलिब्रिटीज के मुंह से भी सुन लिया होगा कि ही इज इन कोकून एंड समथिंग लाइक दैट। तो कोकून मतलब क्या होता है? एक तरह की परत होती है जो इस प्यूपा को बचा कर रखती है, और ये प्यूपा ही सिल्क सिक्रेशन करता है। क्या करता है? यही सिल्क बनाता है। ठीक है, सिल्क बनाता है। और फिर ये जो प्यूपा है वो फिर अडल्ट मॉथ में मतलब जो कि छोटे बच्चे से एकदम अडल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेज, ये साइकिल आपको याद करना है। मतलब याद इन द सेंस, एक बार इसको आप अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा जो कि कैसे है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की एक लाइफ साइकिल है। तो सिल्क फाइबर क्या होता है एक्चुअली, ये बॉम्बिक्स मोरी सिल्क मॉथ के द्वारा जो है बनाया जाता है। एक बॉम्बिक्स मोरी सिल्क मॉथ जो कि शहतूत के मलबेरी, शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। तो ये अपने कोकून में जो है, कोकून में प्यूपा सिक्रेशन करता है सिल्क का। अब सिल्क क्या चीज है एक्चुअली? सिल्क तो आपको पता है कि बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, बट सिल्क एक्चुअल में देखा जाए, अगर बायोलॉजी के टर्म से देखा जाए तो ये एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रोइन। ठीक है, फाइब्रोइन है क्योंकि अल्टीमेटली इट्स कमिंग फ्रॉम एन एनिमल, है ना, एक एनिमल से वो जनरेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो एक बायोलॉजी का पार्ट है। तो वो क्या है? एक प्रोटीन है, फाइब्रोइन। आपको क्वेश्चन बनता है सिल्क कौन सा प्रोटीन? तो ये है
फाइब्रोइन, आपको याद रखना है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेमस सिल्क वैरायटीज। जो फेमस सिल्क वैरायटीज है इंडिया में मैं बताती हूँ आपको, एरी, मूगा, तसर, कांचीवरम। एरी, मूगा, तसर, कांचीवरम, ये आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या चीज है, स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से अभी जस्ट हमने देखा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है ना, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया और हमारे जो इंसेक्ट्स है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ उनका आइडेंटिफिकेशन मैक्सिमम हुआ है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये टाइप का जो भी काइंड ऑफ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है वो बैक्टीरिया में आता है। इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, कीड़े मकोड़े वो अलग इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब स्टडी अबाउट, माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 100% बनता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं लुईस पास्चर को। किसको कहते हैं, लुईस पास्चर को। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैंने बहुत पहले लिखा था ये, अराउंड 2014 एंड समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफ करना। लुईस पास्चर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और मैं आपको बताती हूँ, अगर ये बंदा जिंदा होता तो कसम से ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बना देता। ये बंदा इतना पावरफुल था, क्यों था देखो आगे हम पढ़ते हैं। इस बंदे ने क्या किया था, ही डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट हाइड्रोफोबियल रेबीज कॉज ड्यू टू राइबडो वायरस, ठीक है। जो रेबीज होता है, हाइड्रोफोबियल का मतलब होता है कि पानी से डर लगना, तो ये जो रेबीज होता था पहले, अभी तो हमने कभी रेबीज का इतना ज़्यादा सुना नहीं है, बट पहले ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो इस बीमारी के इस बंदे ने वैक्सीन निकाला था, ठीक है। मे ट्रांसमिट इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू डॉग बाइट और बैट मेनली, और ये नर्वस सिस्टम को अपने खराब करता है, ठीक है, रेबीज जो था। तो इस बंदे ने इसके अगेंस्ट वैक्सीन निकाली, जो काम उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था एक्चुअली। तो इस बंदे ने जो है इस काम को लाइक, ठीक है मेहनत लगी होगी बट इसने किया, उसको वैक्सीन इसने जनरेट की। नेक्स्ट इसका काम क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं इसको, फादर क्यों कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी को, क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशन किए हैं, 4 बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस है। पहला तो हमने देख लिया कि रेबीज का वैक्सीन लुईस पास्चर ने निकाला है। नेक्स्ट इसका जो कंट्रीब्यूशन है, ही डेवलप पास्चराइजेशन टेक्निक। आपको पता होगा जो हम अभी घर में मिल्क के जो पैकेट्स लेकर आते हैं वगैरह, अच्छे से हम डेयरी प्रोडक्ट्स को रख पाते हैं 48 आवर्स तक वगैरह बिना उसको, मतलब वो खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन टेक्निक का इजाद किया था। पास्चराइजेशन टेक्निक क्या होती है, इसने क्या किया, बहुत एक्सपेरिमेंट करता था ये बंदा। तो इसने एक दिन क्या किया, दूध लिया, एकदम हाई टेम्परेचर पे अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसको बॉईल किया, और फिर उसको अचानक से ठंडा किया 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया और रुका दिया एकदम से, लाइक काइंड ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस पे ही उसने टेम्परेचर रखा। तो हुआ क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मौका मिला ही नहीं कि वो कुछ अपना काम कर पाए, ठीक है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह काम करना बंद कर देते हैं, और लो टेम्परेचर पे, एकदम लो टेम्परेचर पे अच्छे से काम करते हैं। बट उन्होंने क्या किया, 4 डिग्री सेल्सियस पे रुका दिया, आगे जाने ही नहीं दिया। इस तरह का पास्चराइजेशन टेक्निक का थोड़ा सा टेम्परेचर का, आई डोंट नो, मैं टेम्परेचर भूल रही हूँ थोड़ा सा, अच्छा से आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बस मैं बता रही हूँ कि इस बंदे ने कितना दिमाग लगाया था। तो इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही जो है एकदम से बुद्धू बनाया था, उल्लू बनाया था कि भाई अब बनो, कहाँ से बन पाओगे, बने नहीं तो अल्टीमेटली डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हुए, सही रह गए, ठीक है। तो ये इसका काम था पास्चराइजेशन टेक्निक का। सेकेंड इसने क्या किया, फर्मेंटेशन टेक्निक का काम किया। फर्मेंटेशन टेक्निक क्या होती है कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगी है, फंगस का ही पार्ट है यूनिसेलुलर, आगे हम पढ़ेंगे जब हम सेल बायोलॉजी वगैरह जब पढ़ेंगे तब। तो इसने जो है 1857 में फर्मेंटेशन टेक्निक का इजाद किया था। इसने कन्वर्जन किया था शुगर का इनटू अल्कोहल और ईस्ट के हेल्प से किया था। तो 1857 में, 1857 पढ़ते ही मुझे हिस्ट्री की याद आ जाती है, जो हमारे यहाँ पर जो वॉर हुआ था, पहला वॉर अगेंस्ट इंडिपेंडेंस कह सकते हो आप लोग,
तो 1857 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ये एक ईयर आपको याद रखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कंट्रीब्यूशन है, इस बंदे ने क्या किया कि जो अरिस्टोटल की थ्योरी है, अरिस्टोटल की एक थ्योरी है अरस्तु की, कि स्पॉन्टेनियस जो है लाइफ होती है, ऐसा अरिस्टोटल का मानना था। उसका क्या कहना था कि भाई किसी भी चीज से ना अचानक से जान आ सकती है, मतलब पत्थर से भी जान आ जाएगी, एंड पेड़ से भी जान आ जाएगी, वगैरह वगैरह, किसी भी नॉन लिविंग थिंग से जान आ जाएगी, ऐसा अरिस्टोटल का कहना था। पर जो हमारा लुईस पास्चर है, उसने क्या किया कि उसने डिसअप्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो अरिस्टोटल ने कहा था कि वो अचानक से एकदम स्पॉन्टेनियसली लाइफ आई है, वो इसने डिसरिगार्ड किया। उसने कहा कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि किसी भी चीज़ से अचानक से नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बन जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हुआ होगा, तभी जाकर जो है लाइफ की उत्पत्ति हुई है। जो हमने 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ रखा होता है कि अमीबा से जो है लाइफ की उत्पत्ति हुई है एंड ऑल। तो ये कहना था लुईस पास्चर का। अरिस्टोटल का क्या कहना था कि नहीं, अचानक ही जो है लाइफ आ गई चुटकी बजाती। तो इसी वजह से, इतने सारे कंट्रीब्यूशन करने की वजह से, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, लुईस पास्चर को कहते हैं। और इसके 4 कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आपको ये याद करने हैं। रेबीज का वैक्सीनेशन, पास्चराइजेशन टेक्निक, फर्मेंटेशन टेक्निक एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का अच्छे से देखो, ध्यान दो, इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जेनेटिक्स में जो है इसकी स्टडी, जेनेटिक्स की स्टडी क्या होती है, रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, अब मैं जो है मेरा वॉइस थोड़ा सा बड़ा है ना, कंपेयर टू माई सिस्टर, नॉट माई सिस्टर सॉरी, हमारे घर में सबकी जो वॉइस थोड़ा सा बड़ी है कंपेयर टू माई फ्रेंड, ठीक है। उससे मेरा अगर हम कंपैरिजन करते तो उसका, उस बेचारी का आवाज़ बहुत छोटा है, लेकिन मेरा आवाज़ बहुत बड़ा है। अगर आप किसी को भी कंपेयर करें अपने साथ, तो आप देखोगे डिफरेंस दिखता है ना, डिफरेंस दिखता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो 96% सेम ही होता है, कुछ 4% का डिफरेंस आता है। इसी वजह से हम सब लोग अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सब लोग अलग अलग दिखते हैं, और ये अलग अलग दिखते हैं, कैरेक्टर्स हमारे अलग अलग है। और ये हम कहाँ स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। और जीन जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं हेरिडिटी का, और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ जीन्स। जो हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, वो जीन्स ही एक्चुअली एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स अगले जनरेशन में, अगली पीढ़ी में जो है पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय जॉनसन इन 1909, ठीक है। जो जीन मैंने टर्म अभी जस्ट यूज किया है, वो किसने कॉइन किया था, किसने बताया था, तो जॉनसन ने बताया था 1909 में। अच्छा, ग्रेगर जे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है बच्चों यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हमारा हेरिडिटी वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हेरिडिटी वाला एक्सपेरिमेंट या फिर जीन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जे मेंडल को ही कहते हैं, तो वो किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। हम जब क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज लाएंगे बायोलॉजी की, तब मैं बहुत आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, बट अभी ध्यान दो, ग्रेगर जे मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट आपको जानना जरूरी है, मैंने उसका डायग्राम भी दिया है आपको। तो ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ गार्डन पाई। मटर का जो पेड़ होता है, मटर का बेल, आई डोंट नो व्हाट मटर का पेड़ लिखा है, मैंने बेल लिखा है यहाँ पे। तो उस पर पाइसम सत्वियम उसका केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, सॉरी, पाइसम सत्वियम। इस पे इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, एक्चुअली ये प्रीस्ट था, ऐसे नहीं था कि साइंटिस्ट था। इस बंदे ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया और ये फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गया। मतलब कुछ भी होता है यार बायोलॉजी में। तो देखो, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, अब मैं आपको डीएनए के बारे में बताती हूँ एक्चुअली क्या है। देखो, ये सेल है, ठीक है, ये सेल, ये डायग्राम मैं थोड़ा सा यहाँ अच्छे से बड़े से आपको दिखाती हूँ। हमारा हम जो बने होते हैं बिलियंस सेल से बने होते हैं, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल एक
हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक होता है जैसे अभी हमारे घर है, घर में हर एक जो हमारा ईंट होती है, छोटी छोटी ब्रिक ब्रिक, तो ब्रिक का काम हमारे बॉडी में जो छोटी 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 सेल जब जुड़ जाती है तो हमारा ऑर्गन वगैरह बनता है। ठीक है, तो हम जो है बहुत सारी सेल से बने हुए हैं। सेल होती है तो सेल के अंदर जो है इस तरह का आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। अब ये क्रोमोसोम ये डीएनए आरएनए के अंदर होता है एक्चुअली। तो ये जो क्रोमोसोम होता है, अब आपको सेल खुद से तो नहीं बोलेगा कि मैं डीएनए हूँ, मैं आरएनए हूँ, मेरे अंदर इस तरह का क्रोमोसोम वगैरह चीज़ है। ये तो हमने उसको नाम दिया है जब हमने उसको अच्छे से स्टडी किया। तो याद रखो ये सेल के अंदर, ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ये क्रोमोसोम होते हैं और ये क्रोमोसोम किससे बने हुए होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और प्रोटीन कौन सा होता है? यहाँ पे हिस्टोन होता है। ठीक है, अब सब कुछ देख लिया हमने। अब आ जाते हैं हमारे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पे। और याद रखना हमारे बॉडी में अगर अगर हम एनिमल्स ने ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं अगर ऐसा पूछा जाए तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 का पेयर होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, अगर एक भी क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम करके कहते हैं। और हाल फिलहाल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो आई थिंक यूएसए में ही इस तरह का एक बिल आया है कि अगर बेबी को डाउन सिंड्रोम जैसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका जो है ऑपरेशन कर सकते हो। मतलब पहले ही अगर पता चल जाए तो आप उसका जो है अबॉर्शन करा सकते हो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, उसने क्या किया, एक टॉल ट्री, ठीक है, जो हमारा मटर का ट्री है ना, एक टॉल ट्री का बार्क लिया छोटा सा और एक शॉर्ट ट्री का बार्क लिया। ठीक है, इसने क्या किया, एक टॉल ट्री का बार्क लिया और एक शॉर्ट ट्री का बार्क लिया, इनको दोनों को जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद उसने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो ट्री, जुड़ा हुआ ट्री बाद में जो उगा, ठीक है, जो मतलब जो बाद में बना वो ट्री टॉल बना। ठीक है, वो ट्री क्या बना? टॉल बना, वो बड़ा बना। इससे समझ में आ रहा है जो हमारा बड़ा टी होता है, ये जो कैपिटल टी है, इसने डोमिनेट किया छोटे टी को। अब हम ये सब कुछ एक कहानी से देखेंगे। ठीक है, अब ये कैपिटल टी है, ये बड़ा टी है और ये छोटा टी है। तो ये बड़ा टी और छोटा टी जब मिलते हैं तो बड़ा टी बोलता है भाई तेरी औकात है क्या मेरे सामने, तू यहाँ से निकल। तो छोटा टी बोलता है हाँ भाई साहब तुम्हारे सामने हमारी क्या औकात, तो हम तो निकलते हैं, हम तुमसे दूर से ही अच्छे हैं, इस तरह से। तो ये जो फाइनल वाला जो रिजल्ट आता है वो टॉल में आता है। ठीक है, टॉल में आता है, इस तरह की चीज़ें। रिजल्टेंट प्लांट वाज अ टॉल प्लांट। फिर इसने क्या किया, दो जो है, एक तो टॉल वाला ही लिया, दो क्रोमोसोम टी, ठीक है, टी टॉल वाला लिया, एक लिया छोटा टी वाला। ठीक है, छोटा टी वाला क्रोमोसोम लिया और एक बड़ा टी वाला, साथ में ही थे वो। उन दोनों का जो है उसने क्रॉस किया तो एक बार जो है बच्चों टॉल 100% टॉल, दूसरी बार जो है 100% टॉल आया। इसका मतलब क्या है कि सेम यहाँ पर भी कहानी आती है कि कैपिटल टी ऑलवेज डोमिनेट स्मॉल टी। जो बड़ा ट्री होता है, टॉल ट्री होता है, वो हमेशा डॉर्फ ट्री के क्रोमोसोम पे भारी पड़ता है। ठीक है, वो बोलता है कि भाई देख तू साइड में रह, तो तेरे से ये काम नहीं होगा, हम ही करेंगे, हम ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, हम ही एकदम ऊंचा जाएंगे आसमान में, सारा जो है हम क्या कहते हैं उसको, लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर तुझे भी खाने को देंगे, चल तू नीचे हो जा। इस तरह की चीजें समझ में आ रहा है, मतलब ये टॉल हो जाता है। मैं बस एक कहानी बता रही हूँ। नेक्स्ट जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर उसने क्या किया कि एक टॉल ट्री का क्रोमोसोम लिया, एक स्मॉल ट्री का क्रोमोसोम, दोनों एक साथ थे, और बाद में स्मॉल टी ही लिया उसने। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो एक बार क्या होता है कि ये जो स्मॉल टी है, ठीक है, ये जो कैपिटल टी है, इन दोनों के पास जाता है तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई तुम तो बहुत छोटे हो तो तुम साइड में रहो। स्मॉल टी भी बोलेगा हाँ भाई तुम तो कैपिटल टी हो, तुम बड़े हो तो तुम ही आओगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर टॉल आ जाता है। और फिर क्या होता है, ये स्मॉल टी जाता है ये टी के पास। ठीक है, ये स्मॉल टी जाता है ये टी के पास, और जब इनका क्रॉस होता है तो
छोटा ही डॉर्फ प्लांट ही बनता है। समझ में आ रहा है? अगर क्रोमोसोम डॉर्फ प्लांट के ही होंगे और उसका क्रॉस दूसरे डॉर्फ प्लांट के साथ ही होगा तो रिजल्टेंट प्लांट जो है वो डॉर्फ ही आएगा। मतलब अगर एक बौना प्लांट है उसका क्रोमोसोम दूसरे बौने प्लांट के साथ मिक्स होता है तो जो उनका रिजल्टेंट बनेगा वो एक छोटा प्लांट ही बनेगा, बौना प्लांट ही बनेगा। उसी तरह से अगर एक टॉल ट्री है, एक लंबा ट्री है और वो बौने ट्री के साथ क्रॉस होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? एक टॉल ट्री बनेगा। तो यहाँ पे जो है ये 50-50% चांसेस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट बहुत बार पूछा जाता है तो प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्या है? एटविज्म। ये एटविज्म क्या चीज़ होता है? एटविज्म एक रीअपियरेंस होता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का। मतलब लाइक आपने कभी सुना होगा कि मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के कान के पीछे बहुत बड़ा तिल था, ठीक है, कान के पीछे बहुत बड़ा तिल था, तो वो जो है अभी नेक्स्ट जनरेशन के बेबी को हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये एक तरह का काइंड ऑफ आप क्या कह सकते हो कि कैरेक्टर जो है बहुत सालों से एकदम से अचानक से किसी और में जाग जाना, किसी और के क्या कहते हैं उसको, पीढ़ी में, नए पीढ़ी में आ जाना। सपोज किसी को कोई बहुत बीमारी बहुत पहले, जैसे सोरेसिस वगैरह किसी को बीमारी है तो उनके बेबी को वो बीमारी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ उनके बेबी को जो है उसके बच्चे को, ठीक है, मतलब जैसे कि देखो कलर ब्लाइंडनेस का भी ऐसे होता है। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो ये अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको लड़के होते हैं दो, ठीक है, अगर आपको दो बॉयज होते हैं तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाली चेन यही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर सपोज कलर ब्लाइंडनेस है आपको और अगर आपको लड़की हुई, ठीक है, अगर आपको गर्ल हुई और उसको अगर दो बेटियां हुई तो कलर ब्लाइंडनेस की चेन वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन गलती से भी उस बेटी को बेटा हुआ, ठीक है, अगर उस बेटी को बॉय हुआ तो ये जो नाना जी की कलर ब्लाइंडनेस वाली बीमारी है वो नाती को चली जाती है। समझ में आया? नवासे को चली जाती है। इस तरह की चीजें होती है। तो इसको क्या कहते हैं? एटविज्म कहते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस डायरेक्टली होता है, ये ऐसा रीअपियरेंस की चीज नहीं होती है, बट रीअपियरेंस वाली चीज मैं सोरेसिस की बता रही थी कि अगर आपको किसी को सोरेसिस वाली अगर प्रॉब्लम है तो आपके बच्चे को वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ आपके बच्चे के बच्चे को हो सकती है या फिर उसके बच्चे को हो सकती है। तो इस तरह की चीजें जो है अचानक से रीअपियर होना बहुत सालों बाद और आप ही के जनरेशन में, आप ही के पीढ़ी में होना, इसको एटविज्म कहते हैं। ठीक है, पुराने जनरेशन में थे फिर से वापस आए, इसको एटविज्म कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मेन ब्रांच जो है वो बायोटेक्नोलॉजी मेन ब्रांच है और जेनेटिक इंजीनियरिंग उसकी सब ब्रांच है। ठीक है, डील्स विद जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए, अब साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि हमारे जो जीन्स है उसको निकाला जाता है, उसमें अच्छे से जो है मैनिपुलेशन करते हैं कि कोई बीमारी है तो उसको निकाल दो और कुछ जीन्स अच्छे से उसमें ऐड ऑन करो और फिर वो बेबी में जो है आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हमको इतना नहीं पढ़ना है, बस मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है एपिकल्चर। एपिकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन। मैंने कहा ना कि कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, समथिंग, कुछ प्रोडक्शन करना। तो एपिकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन। आप बोलोगे मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो? भाई क्वेश्चंस ऐसे ही बन रहे हैं, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो देख लेना। प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, ये क्या है? एपिकल्चर है। बेसिकली फ्रुक्टोज, हनी क्या होता है? ये फ्रुक्टोज होता है, स्वीटेस्ट शुगर होती है, मेनली प्रेजेंट इन फ्रूट्स। तो जो हमारा बी होता है, मधुमक्खी, क्या करता है? वो फूलों से जाकर ये चुरा कर लेकर आता है और फिर वो जो है हनी बनाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी क्या है? एक पॉलन ग्रेन की स्टडी करना। अब पॉलन ग्रेन क्या है ये पूरा जानने से पहले मैं आपको ये कुछ डायग्राम दिखाती हूँ। वेयर इज इट? ये पहले देख लो। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो फ्लावर होता है, फूल है ना, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये यहाँ पर देखो, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको स्टेमन कहते हैं, स्टेमन कहते हैं या फिर एंड्रीशियम कहते हैं। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे वैसे ड्रॉ ही है, फिर भी मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्टेमन है। स्टेमन के 3 पार्ट आपको याद रखने हैं। पहला तो ये है फिलामेंट। ठीक है, पहला ये है फिलामेंट।
नेक्स्ट है ये एंथर। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन होते हैं, एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन होते हैं। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम पिस्तल कहते हैं या फिर कार्पल कहते हैं या फिर गाइनेशियम कहते हैं। इसके तीन तीन नाम है और तीन तीन नाम आपको याद ही करने। ऐसे मत बोलो कि तीन तीन नाम याद करूंगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा। अब ये जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये जो ऊपरी पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये जो पूरा एक फिलामेंट की तरह जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही है ये, बट इसको स्टाइल कहते हैं। और ये जो एकदम से बबल की तरह या आपको एकदम जो इसको, तो ये बबल की तरह जो आपको दिखाई दे एकदम बॉल की तरह, वो होता है ओवरी, ठीक है, ओवरी। और इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल होते हैं, तो ये होता है ओव्यूल। मैंने यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है। और ओव्यूल पता है आपको क्या होता है? जो हम बीज, अगर किसी फ्रूट के अंदर बीज, पॉलिनेशन क्या चीज़ होती है कि जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में, तो वो पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये आपको ना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा कोई ना कोई छोटा सा पार्ट भी पूछ लेगा, फिलामेंट क्या चीज़ होती है, एंथर क्या चीज़ है, स्टिग्मा क्या चीज़ है वगैरह पूछ लेगा, तो प्लीज़ याद रखो। तो हमने अभी जस्ट क्या किया कि पॉलिनेशन क्या चीज़ है वो देख लिया। तो अब देखो हम आगे क्या पढ़ेंगे। पॉलिनोलॉजी क्या चीज़ है? पॉलन ग्रेन की स्टडी करना, परागकण जो होते हैं उसकी स्टडी करना। हे फीवर हो जाता है, एलर्जी हो जाती है जब ये पॉलन ग्रेन्स है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हवा में फैले, तो किसी लोगों को जो है हे फीवर हो जाता है। इसमें एक्चुअली छींक आना, सर्दी हो जाना, इस तरह की चीज़ें होती है। इस कॉज ड्यू टू पॉलन ग्रेन, समटाइम्स ड्यू टू फंगी ऑल्सो, ठीक है। सल्फर क्षार, सल्फर क्षार भी आपने सुना होगा। सल्फर क्षार क्या होता है? वो एक्सेसिव अमाउंट में जो है ना हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो पॉलन ग्रेन का जो है काइंड ऑफ क्षार कर देता है, मतलब कि बरसात कर देता है एकदम से पॉलन ग्रेन की। इसे क्या कहते हैं? सल्फर क्षार कहते हैं। इनटू द एयर एंड इट, ये जो है येलोइश क्लाउड बना देता है। एंड मेनली टेक्स प्लेस इन पाइन ट्री। कहाँ पर ये होता है? पाइन ट्री में ही ये मौजूद होता है। प्लांट में भी होमोसेक्सुअल, ऐसा नहीं है कि प्लांट एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कभी कभी होता है कि दो पार्ट है वहां पर मौजूद होते हैं, होमोसेक्सुअल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from male reproductive part to female reproductive part in a plants and it is known as pollination। जैसे मैंने जस्ट आपको बताया डायग्राम के साथ कि जो pollen grains है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाना, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं, होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grains within the same flower is known as self pollination, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर अगर इस तरह का ट्रांसफर हो रहा है pollen grain का, तो उसको क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगमी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑटोगमी। अगर दूसरे प्लांट्स में, ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर्स में pollen grain का जो है लेना देना चल रहा है, तो उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं गेटिनोगमी। गेटिनोगमी, ये ऑटोगमी यहाँ पे मैंने, ठीक है। अगर खुद ही मतलब एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है तो उसको ऑटोगमी, ऑटो से याद रख सकते हो। और अगर दो अलग अलग है तो गेटिनोगमी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, आप सोच रहे हो कि फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है एक जो मेल प्रोडक्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे चला जाता है, तो ये बहुत सारी डिफरेंट मीडियम है। ये सारी मीडियम आपको याद करना पड़ेगा। पानी के द्वारा जो है पॉलन ग्रेन चले जाते हैं, हवा के द्वारा जाते हैं, एनिमल के द्वारा जाते हैं, भी कोई इंसेक्ट भी जो है पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर। तो बच्चों ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो और इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्या है? हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके, हाँ, फॉल्स फ्रूट के बारे में मैं बताती हूँ। एक्चुअली देखो बच्चों, आपने कभी ना फ्रूट्स कभी खरीदने गए होंगे तो जो है ना कुछ चीज़ें आपने गौर की होगी, वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले जान लो कि जो हमारी फ्रूट की स्टडी होती है उसे कहते हैं पोमोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और ये अलग अलग रिवॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिखे है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बट इसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो इथिलीन होता है, इथाइलिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट को नेचुरली राइपनिंग करने के लिए। जो इथाइलिन होता है
वो जो फ्रूट होता है उसको नेचुरली पकाने के लिए काम करता है, वो नेचर में मौजूद होता है और ऑटोमेटिकली वो जो है फ्रूट पक जाता है। लेकिन आपने जब फ्रूट्स के आपने कभी किसी बागवान से फ्रूट वगैरह खरीदा होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे जो फ्रूट्स हम जब खरीदते हैं उसके ऊपर व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, सफेद सफेद रंग आ जाता है, और जो वो बागवान होता है उसके ऊपर हमेशा पानी मारता रहता है, हमेशा पानी मारता रहता है। और अगर आपने उसको पूछ लिया ना कि क्यों मार रहे हो भाई, भैया पानी इस पे इसके ऊपर क्यों मार रहे हो, खराब तो नहीं हो जाएगी फ्रूट्स, तो वो कहता है नहीं नहीं मैम, इसके ऊपर हम पानी इसलिए मारते कि इसका जो धूल है वो निकल जाए, क्योंकि वो रास्ते पे ठहरते हैं ना, धूल है वो निकल जाए, या फिर ना इसको अच्छे से ये क्या कहते हैं उसको फ्रेश बने रहे, इसलिए हम इस पे पानी मार रहे हैं और कुछ नहीं। बट वो लोग आपसे सरासर झूठ बात करते हैं। क्या करते हैं वो एक्चुअली, एसिटिलीन जब वो पानी उसके ऊपर जो मारते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड पाउडर के अंदर पहले से उस फ्रूट को डालकर आपको जो है रखा जाता है, और वो उसके ऊपर जैसे ही आप लोग पानी मारोगे तो एसिटिलीन गैस जो है बनता है, और एसिटिलीन गैस बहुत डेंजरस होता है। ये हम लोग जो है वेल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, वेल्डिंग फ्यूल की तरह इसको कहा जाता है। तो एसिटिलीन उससे जनरेट होता है, और उस जनरेशन की वजह से फ्रूट जो है वो आर्टिफिशियली राइपन होता है। आर्टिफिशियली राइपन होना मतलब उसका टाइम आता भी नहीं है और वो पक जाता है, ठीक है, पक जाता है और फिर वो लोग हमको सर्व कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें होती है। तो यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग एसिटिलीन, ऑल्सो यूज इन वेल्डिंग, ये मैंने कह दिया आपको। तो हम ये पढ़ रहे थे पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इट्स कॉल्ड एज पोमोलॉजी, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में वगैरह मैंने रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा है, तो प्लीज़ इसका भी आप स्क्रीनशॉट्स निकाल लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या था, सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू एग, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एंड ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। Blue is related to fish, pink is related to onion and prawns, golden is related to honey and fruit, and white is related to milk। जब व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात आती है तो वर्गीस कुरियन का नाम हमने भूलना नहीं चाहिए, वर्गीस कुरियन को हमेशा याद रखो। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आती है तो एम एस स्वामीनाथन को नहीं भूलना चाहिए, जो कि हमारे इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है उनको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी होगी बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो होता है कीड़े मकोड़े, उनकी स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी। और सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो है आइडेंटिफाई किए गए अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स की गई है, ठीक है, इंसेक्ट्स की गई है। नेक्स्ट जो है ओरिएंथोलॉजी। ओरिएंथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी करना, ठीक है, स्टडी अबाउट बर्ड्स इज कॉल्ड एज ओरिएंथोलॉजी। क्या, ओरिएंथोलॉजी। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये डॉक्टर सलीम अली को जो है बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। एक आपको स्टडी अबाउट बर्ड ओरिएंथोलॉजी, तो मैंने बताया ना कि डॉक्टर सलीम अली जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सैकॉन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सलीम अली सेंटर ऑफ फॉर ओरिएंथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बतूर तमिलनाडु में। तो आपको इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में है, अंडर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के ही अंडर आता है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो पणजी गोवा में है, याद रखना। और केवलादेव बर्ड सेंचुरी और घाना बर्ड सेंचुरी और भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान में। मतलब एक ही बर्ड सेंचुरी का अलग अलग नाम रखा गया है। फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो है वो आते हैं हर साल यहाँ पर, ठीक है, तो ये फेमस है उसके लिए। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो कि उड़ नहीं सकते, ऐसे कौन से बर्ड्स है, जैसे ऑस्ट्रिच, बिगेस्ट बर्ड, अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है रीहा, साउथ अमेरिकन ब्राज़ील में पाया जाता है। ईमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। डूडो जो है, अभी डूडो तो मौजूद नहीं है, ख़त्म हो चुका है, मॉरिशस में पाया जाता था पहले ये। और पेंगुइन, पेंगुइन कहाँ पे पाया जाता है, अंटार्कटिका में पाया जाता है। ये एक बर्ड ही है बट ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, फ्लाइंग बर्ड में सबसे बड़ा बर्ड कौन सा है, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सा है, तो वंडरिंग अल्बाट्रॉस जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और सबसे छोटा बर्ड, अगर छोटा सा चिन्ना सा बर्ड अगर आप बोलोगे तो वो है हमिंग बर्ड, जो कि उड़ सकता है और बहुत ज़्यादा रफ्तार में उड़ता है। ये स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड होता है, याद रखना। ये जो है ट्राइनडर्ड, एक सेकेंड, मुझे इसको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता हमेशा। ब्रायन लारा जो है इस आइलैंड से बिलोंग करते थे, तो लैंड ऑफ हमिंग बर्ड करके भी इसको बोलते हैं। टोबैगो, ट्राइनिडेड, सॉरी,
ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है वो जो है हमिंग बर्ड का लैंड कहा जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमिंग बर्ड दिखाई देते हैं। और अगर आपको लाइफ में कभी भी, अगर फ्यूचर में कभी या फिर ज़िंदगी में कभी हमिंग बर्ड दिखा तो वो बहुत ही ज़्यादा लकी साइन माना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई ओफिनोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। ओफिनोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी मतलब स्नेक्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, स्नेक्स के जो सांप होते हैं उसके बारे में स्टडी करना। स्नेक का जो वेनम होता है, अब कुछ पॉइंट नोट करना है आपको। स्नेक का जो वेनम होता है वो प्रोटीन होता है। जो उसका जहर होता है ना, वो एक्चुअली जो वेनम होता है, सॉरी, वो पूरा का पूरा एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, और वो यूज़ किया जाता है। हाल फिलहाल वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। और कुछ स्नेक जो होते हैं वो विविपोरस होते हैं। विविपोरस का मतलब क्या होता है कि वो अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं। जो आपने देखा होगा कि सांप क्या करता है, अंडे देता है, फिर उसमें से बेबी निकलता है। बट कुछ कुछ सांप ऐसे होते हैं जो विविपोरस होते हैं, जो अपने बेबीज को डायरेक्टली ही जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे बोआ, ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, बोआ और ग्रीन एनाकोंडा ऐसे दो सांप है जो बेबीज को, ऑफस्प्रिंग को डायरेक्टली जन्म देते हैं। लार्जेस्ट स्नेक अगर कौन सा है तो एनाकोंडा है। कहाँ पाया जाता है? अमेजोन में पाया जाता है, ब्राजील। ठीक है, अमेजोन के जंगलों में, ब्राजील में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक, ठीक है, सबसे लंबा और जहरीला स्नेक कौन सा है तो वो किंग कोबरा है। 12 से 15 फीट तक की इसकी हाइट होती है। ठीक है, हाँ, और एक जो ओनली स्नेक, ठीक है, सिर्फ एक स्नेक है जो खुद मतलब अंडा जो है खुद अपने नेस्ट में ही देता है। ठीक है, तो वो है किंग कोबरा। मोस्ट पॉइजनस स्नेक, सबसे जहरीला स्नेक कौन सा है तो ब्लेचर सी स्नेक है, ये आपको याद रखना है। और मोस्ट पॉइजनस लैंड स्नेक अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इनलैंड ताइपन करके। क्या? इनलैंड ताइपन, ये नाम आपको याद रखना है। ब्लैक मांबा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। फास्टेस्ट स्नेक, बहुत 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 फास्ट भागता है ये। ठीक है, फास्टेस्ट स्नेक अगर पूछा जाए आपको तो ब्लैक मांबा। ये मैंने सिर्फ नोट डाउन किए हैं, मेरी खुद के नोट से, ये जब मैं पढ़ाई करती थी तब मैंने बनाए थे और बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई थी इससे। तो रैटल स्नेक कौन सा है? कैलिफोर्निया में, यूएसए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टडी है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है करना। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी और लैंड पर जिंदा रह सकते हैं, जैसे मेढक है ना, एम्फीबियन है वो। कछुआ एम्फीबियन है। तो ये इनकी स्टडी करना मतलब होता है हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी अबाउट कैंसर। कैंसर क्यों होता है? जब आपके जो सेल है वो अनकंडीशनली ग्रो होते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, सेल का डिवीजन जल्दी जल्दी होने लगता है, तब जो है आपको कैंसर हो जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी जो है, एक सेकेंड, सब पूछोगे? हाँ, एंथोलॉजी जो है स्टडी अबाउट फ्लावर। ठीक है, फ्लावर की स्टडी करना एंथोलॉजी। फ्रूट की स्टडी करना पोमोलॉजी। कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर जो है रैफ्लिशिया। रैफ्लिशिया सबसे बड़ा फूल है और इसका बहुत ही गंदा ओडर होता है। ठीक है, गंदी बास आती है इसकी, मतलब गंदा सा स्मेल होता है। और उल्फिया, उल्फिया जो है वो स्मॉलेस्ट फ्लावर है। ये हाइड्रोफाइल रूटलेस फ्लावर है। ये एक्चुअली वाटर प्लांट है। हाइड्रोफाइल का मतलब होता है वाटर प्लांट। ठीक है, अच्छा, ये न्यूट्रिशन बताने का यहाँ पे कारण एक है, मैं आपको ये हाइड्रोफोनिक्स पढ़ाना चाहती थी। हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बिना मिट्टी के आप जो है पेड़ पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, सॉइललेस कल्चर कहते हैं इसे। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जितने भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन एंड मैक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिशन मतलब सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और माइक्रो न्यूट्रिशन मतलब इसका थोड़ा थोड़ा परसेंटेज भी अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए उस पेड़ को, पौधे को, तो वो जो है वो ग्रो करने लगता है। तो ये सारे न्यूट्रिशन आपको याद करने हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, पोटेशियम वगैरह। तो मैंने कैल्शियम, सॉरी ये कार्बन ही, कैल्शियम मैंने डबल डबल लिख दिया उसको। ठीक है, तो ये सारे जो है न्यूट्रिशन आपको याद करने, ये न्यूट्रिएंट्स याद करने हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोनिक्स में क्या होता है, इसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक पानी में डाल दिए जाते हैं। एक पानी में जो है इसको डाल दिया जाता है और एक मैकेनिक सपोर्ट के द्वारा, एक मैकेनिकल सपोर्ट के द्वारा ये जो है ट्री बनते हैं। आपने देखा होगा, इसको गूगल कर लेना हाइड्रोफोनिक्स करके, इमेजेस आपको दिख जाएंगे। और एक बात मैं आपको अभी यहाँ फिलहाल सजेस्ट करना चाहूँगी, मेरे बायोलॉजी के एनटीपीसी के क्लासेस देख लेना, बहुत पुरानी क्लासेस है वो, उसमें मैंने ना क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से बता रखे। अगर आपको ना बायोलॉजी जो ओवरव्यू लेना है कि
किस तरह से बायोलॉजी पढ़ना है, कौन सा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव, तो वो क्लासेस देख लो। उस क्लासेस में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता रखा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको एक काम करती हूँ, आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।